बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं एक और चैप्टर जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अच्छा, अब ज़रा उसको स्टार्ट करने से पहले जो है ना, एक बात हमें समझनी पड़ेगी अरेंजमेंट्स के बारे में। दरअसल जो चैप्टर है ना तुम्हारा, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, ये दोनों चीज़ें असल में कहलाती अरेंजमेंट्स हैं। अरेंजमेंट्स की कुछ अलग टाइप्स होती हैं, कुछ अलग तरीके कह लोगे, कुछ अलग टाइप्स कह रहा हूँ, टाइप्स से बेटर वर्ड है। कुछ अलग टाइप्स होती हैं जिनको सॉल्व करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले ना हम अरेंजमेंट्स पर रख के बात करेंगे, बेसिक अरेंजमेंट्स की बात होगी पहले। उसके बाद टुवर्ड्स दी एंड हम दोनों पे आएंगे, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन पे। दोनों की फिर बात बहुत छोटी सी हो जाएगी। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि ये जो चैप्टर है ना ये समझने में इंतहाई कॉमन सेंस लगती है, लेकिन ये कॉमन सेंस का चैप्टर है नहीं। अब जैसे तुम ये समझो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि यार हमारे पास 3 लेटर्स हैं फ़िलहाल, ABC। कितने पॉसिबल तरीक़ों से कि मैं इन 3 को लेके कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। तो तुम बोल सकते हो कि यार एक तो ABC हो गया, फिर एक मेरे पास हो जाए BAC, फिर एक हमारे पास हो जाए आपका ACB। ऐसे कुछ और भी ऑप्शंस होंगे हमारे पास, रुको इनको बना लेते हैं एक साथ पहले। तो और मेरे पास ऑप्शंस बनते हैं ये आपका CAB, CBA और BCA। मेरे नहीं ख्याल इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन बनता है। अब देखो, ये तुम बैठे बिठाए दिमाग में भी बना सकते थे कि यार अगर ये 3 लेटर्स हैं कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कोड्स क्या क्या बनते हैं। लेकिन क्वेश्चंस जिस तरीके के आएंगे ना, उसमें तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ छोड़ देगा, कॉमन सेंस तुम्हारा साथ छोड़ देगी। तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो तुम लोगों को मैं चीज़ें समझाऊंगा ना, जो हम लोग केसेस बनाते जाएंगे, उनको तुम अप्लाई कर सको क्वेश्चन के अंदर। केसेस बड़े आसान आसान से हैं, बहुत कह लो कि डिस्ट्रीब्यूट करके बनाए हुए हैं। तो तुम लोग सिर्फ वो केस समझते जाओ, सवाल इजीली सॉल्व होता जाएगा। ठीक है। अब इसका सवाल भी कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारे पास अराउंड 10 to 12 मार्क्स इसमें गिवन होते हैं, और ये बहुत ही क्विक क्वेश्चन होता है। जल्दी जल्दी तुम इस क्वेश्चन को निपटा सकते हो, इसमें ज़्यादा तुम्हें कोई वर्किंग नहीं करनी होती। इस क्वेश्चन में तो अक्सर खैर जो असल वर्किंग भी होती है ना, जैसे तुम्हें उसने क्वेश्चन लिख के दिया, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, उसने डॉट डॉट छोड़, तुम्हें डॉट लाइन छोड़ दी पूरी, ये स्पेस छोड़ दी पूरी आंसर के लिए, और यहाँ पे आपको पता है कि 4 मार्क का सवाल है। आपने 1 लाइनर आंसर भी दे दिया ना उसको, तो वो भी 4 मार्क पूरे के पूरे मिलेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए इसको क्विक कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्किंग का ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है। अब ज़रा आओ कुछ बेसिक बातें कर देते हैं इसके ऊपर। अब देखो, पहले हम अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। अभी तुम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ के आ रहे हो, उसमें भी तुम लोगों को याद होगा, मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल बना के दी थी एक बैग की, जिसमें हमने कुछ मार्बल्स रखी थी। उसमें हमने कहा था कि वो मार्बल्स अगर मैं निकाल के वापस रिप्लेस कर रहा हूँ बैग के अंदर, तो पहली पिक की प्रोबेबिलिटीज़ दूसरे पिक की प्रोबेबिलिटीज़ को अफेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि सेकंड पिक की प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट पिक। लेकिन अगर मैं निकाल के वो बॉल साइड पे करता जा रहा हूँ, तो फिर सेकंड पिक की प्रोबेबिलिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट पिक। याद है? उसी तरीके से हमारे पास अरेंजमेंट के पास भी 2 केस बनते हैं। एक केस होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। ये वो इवेंट्स हैं कि जिसमें आपके पास पहली चॉइस का ताल्लुक दूसरी चॉइस से बिल्कुल नहीं है, व्हाट्सएवर कोई कनेक्शन नहीं आ रहा, वो उसको एक को पिक करने से दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगला केस वो होगा जो डिपेंडेंट इवेंट्स का है। समझ में तुम लोगों को आ जाएगा कि डिपेंडेंट इवेंट में फ़र्क क्या है। अब ज़रा पहले एग्जांपल देखो, तुम्हारे पास 1 2 3 4 शर्ट्स मौजूद हैं और 3 पैंट्स मौजूद हैं। तुम्हें डिफरेंट किस्म के आउटफिट्स बनाने हैं। तो यार अगर ऐसा होता कि मैंने ये पर्पल शर्ट चूज़ की होती और ये ब्लू पैंट चूज़ की होती, एक आउटफिट तो ये बन गई। एक और ऑप्शन है मेरे पास कि मैं ये ग्रीन और ये ऑरेंज पैंट उठा लूँ, या अगर कुछ ज़्यादा ही रेड रेड करने का शौक़ है तो आप ये रेड पैंट और ये रेड उठा सकते हो। अब ऐसे गिनती से हम लोग सारे निकाल सकते हैं, कॉमन सेंस लगा के तुम इन सबको अलग अलग कैलकुलेट कर लोगे कि टोटल कितने आउटफिट्स बनते हैं। लेकिन उसको निकालने का एक मैथमेटिकल तरीका भी है।
वो मैथमेटिकल तरीका हमने समझना है। अब मैथमेटिकल तरीका वो है क्या? देखो, हमेशा आइडेंटिफाई करो कि सिनेरियो कितने हैं, इवेंट्स कितने हो रहे हैं यहाँ पे। यार मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास 2 इवेंट्स हैं। कैसे? पहला इवेंट हमारा है कि हम लोग शर्ट को पिक करते हैं कि कौन सी शर्ट पहननी है। दूसरा इवेंट है हमारे पास कि हम लोग पैंट को पिक कर रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ़ इवेंट्स होंगे ना, उतने ही हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस बन जाएंगे कि हम लोगों को यहाँ पे वैल्यूज़ चाहिए। अब ज़रा तुम मुझे सोच के बताओ, यहीं पे वीडियो पॉज करो और सोच के बताओ कि तुम्हारे पास शर्ट पिक करने के कितने ऑप्शंस हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुमने यहाँ पे इस पॉज में आंसर दिया होगा। तो यार हमारे पास 1 2 3 4 शर्टें हैं, तो हमारे पास 4 ऑप्शन थी शर्ट्स के लिए। और पैंट्स के लिए कितने ऑप्शन हैं हमारे पास? बिल्कुल सही कह रहे हो, 3 ऑप्शन हैं, 3 पैंट्स हैं। तो हमारे पास जो एट द एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे ना, वो बनेंगे 12 पॉसिबल आउटफिट्स। अब इसको मल्टीप्लाई करने की तो क्या हमने ऐड क्यों नहीं किया इनको? तो यार देखो, ये बिल्कुल वही तरीका है जैसे अगर तुम इसको एक टेबल बना के समझोगे ना कि यार सारे डिफरेंट आउटफिट्स हैं। तो ये देखो, ओहो आधी शर्ट तो वहीं रह गई। अब मैं इसका टेबल बना लूँ, फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, अब इससे मैं बना सकता हूँ अपने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मेरे पास यहाँ पे रेड शर्ट ब्लू पैंट आ जाएगी। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे रेड शर्ट और रेड रेड पैंट आ जाएगी। रेड शर्ट और ऑरेंज पैंट आ जाएगी। ऐसे मेरे पास कर कर आके बनेगा एक आउटफिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ऐसे मेरे पास 12 टोटल आउटफिट्स बन जाएंगे। ये काम कॉमन सेंस लगा के आप इस क्वेश्चन में कर सकते हो। सही है। ये अगला क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, इसमें भी शायद कर लो शायद ना कर पाओ। अब इसमें क्या सीन है, तुमने देखो अक्सर देखा होगा जो फास्ट फूड चेन्स होती हैं वहाँ पे तुम्हारे पास कॉम्बो मील्स बन रहे होते हैं। वो आपको बोले भाई इतने की डील पड़ेगी, इसमें कोई भी बर्गर अपनी चॉइस का चूज़ करें, कोई भी ड्रिंक अपनी चॉइस का चूज़ करें, कोई भी ऐड ऑन फ्राइज़ हो गया वगैरह अपनी अपनी चॉइस का चूज़ करें और मील बनाएं, पैसे दें, ले जाएं। तो उसमें वो डिफरेंट ऑप्शन रखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास मेन्यू पे कुछ 1 2 3 4 5 6 बर्गर के ऑप्शन हैं। 4 हमारे पास एड ऑन्स में हैं और फिर 5 हमारे पास ड्रिंक्स में ऑप्शन हैं। तो अगर हमें देखना हो कि यार कितने पॉसिबल कॉम्बोज़ हैं जो एक बंदा बना सकता है, तो हम फिर वही सवाल पूछेंगे सबसे पहले अपने आप से कि इवेंट्स कितने हो रहे हैं। तो यार हम एक बर्गर चूज़ कर रहे हैं, एक एड ऑन चूज़ कर रहे हैं और एक ड्रिंक चूज़ कर रहे हैं। 3 टोटल इवेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है इनको। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है ना कि या तो बर्गर या तो ऐड ऑन, ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल भी। बर्गर भी करना है, फिर ऐड ऑन करना है, फिर ड्रिंक करनी है। तो ये बिल्कुल वैसी केस है जैसे हमारे ट्री डायग्राम के अंदर था कि ट्री डायग्राम में जब तुम एक ही सिनेरियो पर चलते जा रहे हो तो तुम ब्रांचेस में मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर तुम सिनेरियो स्विच कर रहे हो तो फिर तुम ऐड कर रहे हो। ये बिल्कुल वैसी कहानी है। अभी फ़िलहाल हम लोग एक ही सिनेरियो में जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ऑर्डर भी मैटर नहीं करता क्योंकि एट द एंड आपने चूज़ तो तीनों को कर रही है ना। अब एक बंदा पहले ड्रिंक चूज़ कर रहा है, फिर बर्गर, फिर ऐड ऑन। दूसरा बंदा पहले बर्गर, फिर ऐड ऑन, फिर ड्रिंक। उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूज़ आप फिर भी कर रहे हो। तो अब देखो अगेन, आपने अपने पास 3 स्पेसेस बनानी है क्योंकि आप 3 ऑप्शंस लेके आ रहे हो। बर्गर्स में कितने ऑप्शन है हमारे पास? बर्गर्स में हमारे पास 6 ऑप्शन है। एड ऑन्स में हमारे पास 4 और ड्रिंक्स में हमारे पास 5। तो इन टोटल हमारे पास बताओ ये कितने डिफरेंट तरीके बनते हैं, कि कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे पास? ये हमारे पास 120 डिफरेंट मील्स बन सकते हैं जो वो एक बंदा वहाँ से पिक कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 120 दफ़ा खा सकते हो। इसका मतलब ये है कि तुम जैसे एक हो कि उसने एक बंदे ने ए जी और के चूज़ की, दूसरे बंदे ने ए जी और एन चूज़ कर ली, डिफरेंट हो गया ऐसे। ठीक है, ये इस डिफरेंस की बात हो रही है।
एक और सवाल जहाँ पे तुम्हारी चॉइसेस इंडिपेंडेंट होंगी वो होगा एक एमसीक्यू का पेपर फॉर एग्जांपल। अब तुम्हारे पास देखो 5 सवाल हैं, सवाल लिखा हुआ है, उसके ऑप्शंस मार्क करके तुम्हें दिए हुए, तुम उनमें से कोई भी एक चूज़ करते जाओगे और तुम अपना एमसीक्यू का पेपर फिल कर दोगे। अब इसमें से तुम्हें अभी नहीं पता, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जहाँ तुम्हें फुल मार्क्स मिल सकते हैं कि इसका डी सही है, इसका सी सही है, इसका डी सही है, इसका बी सही है, इसका ए सही है। अब जिसने ये किया उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब तुम मुझे ज़रा सोच के बताओ, पहले एमसीक्यू में आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? आपके पास बिल्कुल 4 ऑप्शंस हैं। दूसरे एमसीक्यू में कितने ऑप्शंस हैं? इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तीसरे में भी 4 ऑप्शंस हैं। चौथे में भी 4 ऑप्शंस हैं। और पांचवें में भी 4 ऑप्शंस हैं। अब अभी तक अगर मैं यहाँ पे सी को टिक करता हूँ तो क्या ऐसी कोई लिमिटेशन आती है कि अब मैं क्वेश्चन 2 में सी को टिक नहीं कर सकता? ऐसा तो नहीं है ना? ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है इस चीज़ से कि अगर मैं सी यहाँ टिक करूँ मैं यहाँ भी सी टिक कर सकता हूँ, मुझे अलाउड है ये चीज़। तो ये इस वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है कि इस पे मैं जो कुछ भी चूज़ करूँ उसका इफ़ेक्ट मुझे दूसरे चॉइस पे नहीं दिखेगा। तो अब हमारे पास 5 डिफरेंट ऑप्शन थे, 5 डिफरेंट इवेंट्स थे कि क्वेश्चन 1 एक सेपरेट इवेंट है, क्वेश्चन 2 एक सेपरेट इवेंट है, क्वेश्चन 3 सेपरेट और क्वेश्चन 4 और 5 भी सेपरेट इवेंट्स हैं। हर इवेंट में मेरे पास 4 अलग अलग ऑप्शंस थे। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि कितने पॉसिबल तरीके हैं कि बच्चा पेपर पूरा फिल आउट कर सकता है, तो मेरे पास पहले ऑप्शन के लिए 4, दूसरे ऑप्शन के लिए 4, तीसरे ऑप्शन के लिए 4, चौथे ऑप्शन के लिए भी 4 और पाँचवें ऑप्शन के लिए भी 4, जो कि मुझे बना के देगा 1024 डिफरेंट पॉसिबल वेज। अब अगर तुम सोचो, तुम प्रोबेबिलिटी लगाओ इस पर कि यार ये इसका मतलब कितना परसेंट तुम कहोगे कि चांस होगा एक बच्चा बिल्कुल पूरा पेपर सही करे। तो तुम्हें पता है कि सिर्फ एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे और 1024 तुम्हारे पास नहीं, उसके एट द बॉटम में आएगा क्योंकि टोटल पता है कि इतने ऑप्शन हैं। तो परसेंटेज वाइज एक बच्चे के पास 0.0976% चांस होगा कि वो पूरा पेपर ठीक करे। और अगर यही काम तुम फिज़िक्स के पेपर के लिए करो जिसमें तुम्हारे पास 40 MCQs होते हैं, तो उसमें तुम्हारे पास जो परसेंटेज बनती है ना, अब इसकी कैलकुलेशन मैंने कैसे की है तो मैं वो अभी नहीं समझा रहा, वो तुम जब क्लास के लिए आओगे ना तब मुझसे आगे समझ लेना। तो एक chances of you completing the paper fully and attempting each and every question correct, यानी कि गेटिंग 40 आउट ऑफ 40 इन अ P1, उसके चांसेस 8.27 इंटू 10⁻⁻23% है। इतने कम चांसेस होते हैं इसके। खैर, हम आगे बढ़ते हैं अभी। अब ज़रा डिपेंडेंट के केस पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि 5 दोस्त हैं ABCDE, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा D और ये रहा E। सही है। ये 5 दोस्त ऐसे सीधी एक लाइन में बैठते हैं। हमें तरीके फाइंड करने हैं इनकी सीटिंग अरेंजमेंट्स के अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगी हो। देखो कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगी होने का मतलब ये है कि डी बोलेगा यार ई तू सी और मेरे बीच में बैठ जा, वो बोलेगा कोई मसला नहीं चल सही है। सी बोले नहीं यार ए और बी के बीच में मैं बैठ जाता हूँ, यहाँ आ जाते हैं। तो ये सारे पॉसिबल वेज़ हैं ना कि ये आपस में बैठ सकते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होंगे बैठने के। तो इस चीज़ को हम कैसे शो कर सकते हैं, तो आओ ज़रा इसको समझो। सबसे पहले देखो हमारे पास अभी इनको बिठाने के लिए पॉसिबल सीट्स कितनी हैं यार, 1 2 3 4 5, तो 5 ही सीट्स बनेंगी हमारे पास। 1 2 3 4 और 5। अब हमारे पास अभी 5 लोग यहाँ मौजूद हैं। मुझे इन 5 को अब आहिस्ता करके बिठाना है। पहली सीट की अगर हम बात करें,
पहली सीट पे मेरे पास कितने लोग अभी हैं, कितने ऑप्शन हैं मेरे पास बिठाने के लिए। या मेरे पास ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, सी भी है, डी भी है, ई भी है। तो मेरे पास ऑल इन ऑल 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि मैं 5 में से किसी भी एक को बिठा सकता हूँ यहाँ पे। अब फ़र्ज़ करो कि मैंने ई को बिठा दी, सही है, ई यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास इस सीट पे बिठाने के लिए कितने लोग रह गए? अब मेरे पास 4 लोग रह गए हैं। अब मैं इन 4 में से भी एक को बिठा दूँ। अब अगली सीट के लिए 3 रह जाएंगे, इसको बिठा दूँ। अब अगली सीट के लिए 2 रह गए, इसको बिठा दूँ। अब आखिरी के लिए 1 रह गया तो इसको बिठा दिया। अब ज़रूरी नहीं कि मैं इनको ही बिठाऊँ। मैंने अब यहाँ फ़र्ज़ करो यहाँ पर की पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पे बी को बिठा दूँ, पॉसिबिलिटी है मैं सी को बिठा दूँ। तो उनको हमने यहाँ शो किया कि हमारे पास 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं फर्स्ट सीट के लिए। लेकिन जैसे ही मैं एक अपनी फर्स्ट सीट का ऑप्शन पिक कर लूँगा, रिगार्डलेस कि मैं वो ए पिक करूँ, सी पिक करूँ, अगर मैं ए को पिक करता हूँ तो मेरे पास पीछे ये 4 रह जाएंगे। अगर मैं सी को पिक करता हूँ मेरे पास पीछे ये 4 रह जाएंगे। लेकिन समझाने का मतलब ये है कि जब भी तुम किसी को भी पिक करोगे ना, पीछे बचने 4 लोग ही हैं, तो यहाँ 4 लोग रह जाएंगे। दूसरा पिक कर लिया तो पीछे 3 लोग रह जाएंगे फॉर द थर्ड सीट। उसको भी तुम पिक कर लोगे तो अब फोर्थ सीट के लिए सिर्फ 2 लोग रह गए। और आखिरी सीट पे जब पहुंचोगे तो उसमें सिर्फ बंदा ही एक रह गया, उसी को बिठाना है। अब तुम वापस से सोचो, ये 5 अलग अलग इवेंट्स हुए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चल रहा है। तो तुमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई जब इनको तुम करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आता है ना, वो बनता है कि आपके पास 120 डिफरेंट वेज हैं कि आप इन 5 लोगों को बिठा सकते हो। अब देखो, ये फ़र्क आया आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में। मैंने पहले बंदे को यहाँ बिठाया, पहले पे कितने ऑप्शन थे? 5 ऑप्शन थे। उस पर इस सीट को फिल करने की वजह से मेरे पास सेकंड सीट के लिए 4 ऑप्शन रह गए। जबकि अगर तुम अभी तक जितने क्वेश्चन के में देखो, हमारे पास मैं यहाँ पे ये शर्ट पिक करूँ या ये शर्ट पिक करूँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा पैंट वाले ऑप्शन को, क्योंकि वो 3 ही हैं, वो 3 ही रहेंगी। मैं ये ड्रिंक में कोई चूज़ कर लूँ, एक ना चूज़ करूँ अभी, तो उसके बावजूद भी मेरे पास बर्गर्स में 6 ही ऑप्शन थे। एमसीक्यू में मैं इनको ना ही सेलेक्ट करूँ, नहीं सेलेक्ट करते जाऊँ, क्वेश्चन 5 तक पहुँचूँगा, मेरे पास फिर भी 4 ही ऑप्शन रहेंगे। लेकिन डिपेंडेंट वाले केसेस में जब जहाँ पे हम लोग कहते हैं, तो डिपेंडेंट इस तरीके से भी है कि वहाँ पे हमारे पास हर ऑप्शन के लिए एक अलग अलग कह लो कि सैम्पल बैठा हुआ था, कि एक अलग सेट ऑफ ऑप्शंस थे हर इवेंट के लिए। यहाँ पे हर इवेंट के लिए हमारे ऑप्शंस एक ही जगह से पिक हो रहे हैं, तो ये डिपेंडेंट हो गया। ये बात क्लियर है? जब भी डिपेंडेंट पे सवाल आएगा ना, तो वहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं कि अब मैं कैलकुलेटर में जाके लिखूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर निकालूँ। एक तो ये भी तरीका है जो कि बहुत ख्वारी है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कैलकुलेटर का फैक्टोरियल का बटन यूज़ कर सकते हो। अब फैक्टोरियल क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखो, यहाँ पे आपके पास जो है ना, ये जो आपका कैलकुलेटर बनता है, मैं इसको अगर जैसे कैलकुलेटर यहाँ रखूँ, तो शिफ्ट दबाने के बाद जो ये इन्वर्स की पावर वाला जो बटन है, इसको जब मैं दबाऊंगा ना तो एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है मेरे पास। ये देखो, तो पहले वैल्यू लगी हुई है, उस पर आ रहा है। और ऐसे अगर 3 का फैक्टोरियल निकालूँ तो मुझे ऐसे शो करेगा। अब होता क्या है फैक्टोरियल में? फैक्टोरियल असल में काम ही ऐसे करता है कि आप कोई भी वैल्यू लगाओगे ना उस पर, तो वो उसको मल्टीप्लाई करवाता जाएगा। जैसे अगर मैं 1 का फैक्टोरियल निकालूँ तो वो एज इट इज़ 1 आएगा। 2 का फैक्टोरियल मेरे पास 2 टाइम्स 1 आ जाएगा। 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 का फैक्टोरियल 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। और 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे एंड सो ऑन तुम किसी भी नंबर के निकाल सकते हो। ये फैक्टोरियल होता है। तो तुम इसको यहाँ पे बजाय इसके कि तुम यहाँ 120 लिखो, तुम बोल सकते हो कि यार ये आ रहे हैं ना ऑप्शन, तो ये बस बेसिकली बन गया आपका 5 फैक्टोरियल। और तुम इसको फिर यहाँ वैल्यू निकाल लो इससे कि 120 डिफरेंट तरीके बनते हैं आपके पास। बी पार्ट की बात करें, अब बी पार्ट में क्या होता है कि यार ये लोग बैठ रहे हैं ना आपस में ऐसे कि भाई हम 5 हैं। यार ए को देख रहे हो, ए बड़ा खुश हुआ हुआ है बी से, क्या बी इतना चिल है, देखो बाकी सब डर रहे हैं, बी चिल बैठा हुआ है। ए ने बोला यार मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगा, तुम सही आदमी हो।
अब यानी कि अब जो कुछ भी हो इन्होंने साथ बैठना है। सी बोल रहा है मुझे मुझे पहली सीट पे बैठना है, बोले कि तू भले बैठ जा, हमें साथ बैठने दे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है आपके पास कि ये लोग ऐसे बैठ जाए, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि सी और डी उस तरफ हो जाएं, ई के और डी के बीच में ये दोनों बैठे हों। ये पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों एक साथ बैठे हुए उस तरफ, ये दो इस तरफ बैठे हों। तो इन शॉर्ट डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन तुम देखो, जब भी मैंने ए और बी को मूव किया, मैंने इन दोनों को अलग अलग मूव नहीं कर रहा हूँ, मैंने इनको हमेशा एक साथ एज वन यूनिट मूव किया है। ऐसे ही इनको उठा उठा के या तो यहाँ पे, या तो इनके बीच में, या तो इनके बीच में, या तो यहाँ पे लगा लगा रहा था। तो जब भी हमारे पास टुगेदर का केस होगा ना, हमें यही वाला काम करना है कि जब भी हम ऐसे किसी दो लोगों को या किसी तीन लोगों को साथ कर रहे होंगे, तो हमने उनको एज वन यूनिट कंसिडर करके चलना है। अब क्वेश्चन में ये चीज़ कैसे करते हैं, आओ तो मैं दिखाता हूँ। हमारे पास फिर वही बात आ रही है कि कितनी सीट थी, 5 लोग थे तो 5 सीटें। बना लो अपनी 5 सीटें, 1 2 3 4 और 5। अब तुमने दो लोगों को एक साथ करना है ना, तो तुम उनको ऑलरेडी एक यूनिट में बंद कर दो। अब तुम इसको एक काउंट कर लो। अब तुम सोच के बताओ कि तुम्हारे पास सीट्स कितनी है। जो 5 बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। क्यों? एक सीट तो ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, ये पूरी 4 कहलाएगी। हम इनको अब एज वन काउंट करेंगे। इससे होगा क्या, अब हमारे पास बाहर के लिए कितने ऑप्शन है यार, बाहर के लिए कितने ऑप्शन है कि यहाँ पे ए और बी बैठ सकते हैं। 4 ऑप्शन है मेरे पास इस सीट पे, 3 ऑप्शन है यहाँ पे, 2 ऑप्शन है यहाँ पे, 1 ऑप्शन है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं ए और बी की सीट को ऐसे मूव कर सकता हूँ कि ये बिल्कुल एंड पे आ जाए, या फिर इन दो के बीच में आ जाए। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ थी ना हमारे पास। तो इन शॉर्ट मेरे पास जो ऑप्शंस बचे हैं यहाँ पे, वो ऐसे बचे हैं कि आउटसाइड ऑफ द बॉक्स मेरे पास 4 × 3 × 2 × 1 बच रहा है, यानी कि 4 फैक्टोरियल बच रहा है। लेकिन एक और चीज़ भी है कि ये जो बॉक्स था, इस बॉक्स के अंदर जो कहानी हो रही है, यहाँ पे ए बैठ सकता है, यहाँ बी बैठ सकता है, उल्टा भी कर सकते हैं कि यहाँ बी और यहाँ पे ए। यानी कि हम देखो तो इस ऑप्शन में बस ए और बी दोनों को बिठाना है। पहले के लिए कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, दूसरे के लिए 1 ऑप्शन है। तो टेक्निकली इस बॉक्स के अंदर भी 2 फैक्टोरियल वाला काम चल रहा है। तो बॉक्स के अंदर 2 फैक्टोरियल है और बॉक्स के बाहर 4 फैक्टोरियल है। जहाँ तुम ओरिजिनली इस पे 5 फैक्टोरियल लगा रहे थे, क्योंकि हम इन सबको 5 अलग अलग सीट्स मान रहे थे, अब हम उसको 4 कर रहे हैं। क्यों क्यों? क्योंकि हमने अब 2 को एज वन सीट मानना है। इसका ये मतलब नहीं है कि सी और डी भी यहाँ बैठ सकते हैं, नहीं नहीं नहीं। इसको तुम ऐसे समझ लो कि तुमने अब 5 की जगह जो है ना, ये 1 2 3 4 5 की जगह तुमने बोला अब इन दोनों की जगह पे हम एक ही सीट लगा रहे हैं। इसको तुम भले ब्लू कर लो, कि बिल्कुल वैसे ही जैसे ये शफल कर रहे हैं, हम इनको इसको भी इनके बीचों बीच शफल कर सकते हैं। ये 3 यहाँ पे आ जाएं, उसको फिर वहाँ ले जाएं, उनके बीच में लगाते हैं, सही है। इनको इसको भी हम वैसे रख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक और काम चल रहा है, जो ये है कि ए और बी आपस में स्विच कर सकते हैं। तो इसको हमने ऐसा शो करना है कि आउटसाइड ऑफ द बॉक्स हमें गिनना है और इनसाइड ऑफ द बॉक्स हमें गिनना है। तो इससे मेरे पास आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा हमारा 4 फैक्टोरियल बाहर का, 2 फैक्टोरियल अंदर का, जो कि बनता है 48। डिफरेंट वेज आ गए हमारे। क्लियर है? इसी से एक और सवाल बनता है कि यार अब क्या हुआ, अब जेन्युइनली ख़तरनाक सीन हो गया। तो ये जो सब डर रहे थे, ये सही डर रहे थे, ये अभी भी सुन पड़ा हुआ है। तो इसने बोला यार नहीं, तुम सही आदमी नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ रहा। तो अब एक ही हट गई है बी से, अब ये इनको साथ नहीं बैठना है। तो अब देखो अलग करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि बिल्कुल दूर दूर कर दो, या सी बोले कि नहीं यार बस मैं तुम लोगों के बीच में आ रहा हूँ, बाकी सब ऐसे बैठ जाओ।
तो यानी कि अभी भी इनको सेपरेट करने के काफ़ी सारे तरीके हमारे पास मौजूद हैं। तुम लोगों के सामने रखता जा रहा हूँ कि एक ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है। सही है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। इनको साथ नहीं रखना है बस। तो अब वो कैसे किया जाए यार, उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं। तुम लोग प्रोबेबिलिटी में जो है ना पढ़ के आए हो एक फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसको हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में ऐसे घुसा सकते हैं कि नॉट टुगेदर जब बोले ना, तो उसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ ये काम कर लो कि नो रिस्ट्रिक्शन वाली वैल्यू को माइनस कर लो टुगेदर वाली वैल्यू से। तो तुमने नो रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू क्या निकाली थी? तुमने निकाली थी 5 फैक्टोरियल जो कि 120 आई थी। तो ये आपके पास 120 आई थी और टुगेदर में कितनी आई थी? 48 आए थे। तो तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास 72 डिफरेंट वेज हैं जिसमें ए और बी साथ नहीं होंगे। और देखो ये बात थोड़ी मेक सेंस भी करती है ना कि 120 अलग अलग तरीके हैं इनको बिठाने के, जिनमें से 48 ऐसे थे जिसमें ए और बी साथ होंगे। तो बाकी कौन से होंगे? बाकी वो होंगे जिसमें ए और बी साथ नहीं होंगे। क्लियर है ये बात? लेकिन कीप इन माइंड कि ये बात अभी सिर्फ दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। अभी हमारे पास कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जहाँ पे हमें तीन चीज़ों को अलग अलग करना पड़ेगा, उस पर यह फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। ये फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई हो पाएगा? जब उस सवाल पे आएंगे ना तो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ उस चीज़ को। अभी ज़रा एक ये सवाल देखो, कह रहा है कि भाई 8 लोग गए मूवी देखने के लिए, एक ही सीट पे बैठे। आई थिंक हमने ये सवाल कर नहीं लिया। अच्छा नहीं, ये अभी हमने नहीं किया, हम अब आ रहे हैं इस पर। आओ, अब देखो भाई 8 लोग बैठे हैं, गए हैं मूवी देखने के लिए, एक ही रो में बैठना है उनको। डिफरेंट डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस चाहिए। आओ अरेंजमेंट्स निकालते हैं इनकी। 8 लोग थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यार। अब हमें पता है 8 लोगों ने बैठना है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सीटें हैं। पहले पे हमारे पास 8 लोग के ऑप्शन थे, एक को बैठा दिया, 7 के ऑप्शन बच गए, 6 बच गए, 5 बच गए, 4 बच गए, 3 बच गए, 2 बच गए और 1 बच गया। इन शॉर्ट कैन वी से कि ये 8 फैक्टोरियल है। तो आप बस ये लिख के आ जाओगे भाई ये 8 फैक्टोरियल का सवाल है, जिसका मतलब है कि आपकी वैल्यू बनती है 40,320। इतने सारे तरीके हैं इन लोगों को बिठाने के। अब इसमें तुम्हें बता रहा है भाई कि डी और सी वो लोग हैं जिनको साथ बैठना है। तो अब आओ इनको साथ बिठा दो यार। तुम्हें पता है कि तुमने दो लोगों को साथ बिठाना है, तो आप दो लोगों को एज 1 यूनिट कंसिडर कर लो। अब सोच के बताओ कि इस बॉक्स के बाहर कितनी सीट्स है, काउंट करो। ये एक सीट हो गई, 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 सीट्स हमारे पास आउटसाइड द बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स 2 सीटें हैं। तो ये कितना बना? ये बन गया हमारा 10,080। अच्छा यार, मैं वीडियो पॉज करके कैलकुलेशंस कर लेता हूँ, तो आप लोग भी जो है ना यहाँ वीडियो रोक के स्पीड में कैलकुलेशन कर लिया करो। ये सिर्फ वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं होगा, साथ साथ कैलकुलेशन भी करो ताकि कैलकुलेटर पे हाथ साफ हो और स्पीड में काम कर सको पेपर के अंदर भी। ठीक है, ये भी हमने निकाल लिया। अब आइए आगे चलते हैं। अब तो मैं वो कह रहा है, अब अगले ऑप्शन में ए बी सी और एफ़ इन चारों को साथ बैठना है। तो अगेन हम इसमें कोई डिफरेंट काम नहीं है, सेम काम हमें करना है। अपने सारी सीटिंग अरेंजमेंट बिठाओ। 8 लोगों को तुम्हें बिठाना था, 8 में से तुम्हें 4 को एक साथ करना है। तो अब तुम अपना बॉक्स बढ़ा के 4 का कर दो। अब गिनो आउटसाइड कितने रह गए, 1 2 3 4 और हम बॉक्स को एक काउंट करेंगे तो 5। तो आउटसाइड आपके पास रह गए 5 फैक्टोरियल। बॉक्स के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4। तो बॉक्स के अंदर हमारे पास रह गया 4 फैक्टोरियल, जिसका आंसर हमें मिलेगा। अगेन मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, तुम कैलकुलेशन करो साथ यार। 2,880। ये सारे तरीके हो गए। क्लियर है ये? अब एक और सवाल देखो,
इस सवाल में कहता है भाई कि 6 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं जिनको एक लाइन में साथ खड़े होना है। ये देखो ये आ गई हैं, ये 1 2 3 4 5 6 लड़कियां हैं और 1 2 3 4 5 लड़के हैं। अब पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है कि हमें अरेंजमेंट्स निकालनी है अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो यार अब ये लड़का लड़की जो भी हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कह रहा तुम्हें, तो रिस्ट्रिक्शन ना हो तो क्या ये पॉसिबल है कि इस लड़की को मैं यहाँ खड़ा कर दूँ, इस लड़के को यहाँ खड़ा कर दूँ? बिल्कुल पॉसिबल है ना, उसने बोला कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अगर वो कहते नहीं भाई लड़कियाँ लड़के अलग अलग होंगे तो वो एक रिस्ट्रिक्शन होती। अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो तुम्हें एक और चीज़ अब क्लिक होना शुरू हो जाएगी। जब भी सवाल हो नो रिस्ट्रिक्शन का, तो आपने गिनने हैं कि लोग कितने हैं या चीज़ें कितनी हैं। पता लग जाएगा 11 हैं, तो आप सिर्फ 11 फैक्टोरियल कर दो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? तो 11 फैक्टोरियल पे हमारे पास वैल्यू आती है, कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यू है भाई। ओहो, 39,916,800 डिफरेंट वेज है हमारे पास इनको अरेंज करने के। अब इसमें वो सवाल में तुम्हें रिस्ट्रिक्शंस डालता जाएगा। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है? यार बॉयज़ को साथ खड़े होना है। अगेन तुम इस पर समझ चुके हो, इस पर सिर्फ हमें बॉक्स वाला काम करना है। तो आप पहले सीट्स बनाओ। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेरे पास ये पूरा बॉक्स बनेगा। बॉयज़ कितने हमारे पास? 5 बॉयज़ थे, तो ये हमने 5 का बॉक्स बनाया। अब गिनो आउटसाइड द बॉक्स कितनी सीट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 और बॉक्स काउंट करेंगे एज 1 तो 7। और बॉक्स के अंदर कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5, तो ये 5। इससे मेरा आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बना 604,000, 6,04,800 अलग अलग तरीके हैं। अब देखो तुम्हें शायद लग रहा हो कि यार ये तो बस अभी तो बॉयज़ एक साथ हैं, जैसे यहाँ पे एक ये तरीका है, और तुम शायद कहो कि यार एक और तरीका ऐसा भी हो सकता है कि मैं इन बॉयज़ को यहाँ पे रख दूँ और लड़कियों को यहाँ पे रख दूँ। तो यार तुम थोड़ा सही हो थोड़ा गलत भी हो, क्योंकि तुम सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैं इन लड़कियों के बीच में इन लड़कों को खड़ा कर दूँ, या फिर एक लड़की वहाँ कर दूँ, बाकी लड़के यहाँ बीच में कर दूँ इनके। तो ये सारे डिफरेंट तरीके हैं अभी भी हमारे पास, तो उसको हमने एड्रेस नहीं किया, वो सोचा नहीं अभी हमने, अब उसको भी अप्लाई करना है। ठीक है, अब तुम्हें क्या कह रहा है कि गर्ल्स स्टैंड टुगेदर। अगेन इस पे अगर मैं केस बनाऊँ इसका, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास लड़कियां तो एक साथ खड़ी हैं, लेकिन ये लड़के भी ये रहे ऐसे। तो उस चीज़ को हमें मेक श्योर करना है कि हम सारे के सारे अपने केसेस जो है ना अप्लाई कर पा रहे हैं। अब अगेन लड़कियों के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम कहानी अप्लाई होगी, बिल्कुल सेम, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि हमारे पास अब 6 लड़कियां थी, तो हम लोग 6 सीटें अपने पास बॉक्स में ले आएंगे। अब बॉक्स के बाहर कितने हैं? 1 2 3 4 5 और बॉक्स काउंट होगा 6। बॉक्स के अंदर कितने हैं? 6। आंसर आ जाएगा आपके पास 5,18,400 अलग अलग तरीके।